स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जेनर डायोड के बारे में आपको समझना है कि जेनर डायोड होता क्या है। एक्चुअली इसके बारे में आप लोगों को पहले से भी हल्का फुल्का जानकारी होगा या पहले से जो पढ़े हुए हैं उनको जानकारी हो सकती है। जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि पिछले कंसेप्ट उन लोगों ने नहीं सुना है। तो मैं वैसे स्टूडेंट के लिए समझा भी रहा हूँ और नए स्टूडेंट भी होंगे तो वो भी बात समझ जाएंगे। लेकिन एक्चुअली हम ज़्यादा लंबा वीडियो को ना करते हुए हम डायरेक्टली आपको टॉपिक पे लेके चलते हैं। जेनर डायोड क्या होती है? जेनर डायोड एक इस प्रकार की डायोड होती है जो पीएन संधि डायोड से ही उसका निर्माण किया जाता है। और एक्चुअली में पीएन संधि डायोड में हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब उसमें अशुद्धियाँ जो मिलाते हैं, तो उसमें अशुद्धियाँ पहले तौर पर जब हम लोग डोपिंग किए थे तो उसमें अशुद्धियाँ बहुत कम मिलाया करते थे। तो अशुद्धियाँ कम मिलाने से क्या प्रॉब्लम होती थी कि जब हम उसको बाइसिंग करते थे, यानी जब फॉरवर्ड बाइसिंग हम करते थे यानी बैटरी को संयोजित करना, ठीक है, तो उससे फॉरवर्ड बाइसिंग भी करते हैं और उसके टर्मिनल्स को विपरीत दिशा में अगर जोड़ देंगे तो उसको रिवर्स बाइसिंग करते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता था कि रिवर्स बाइसिंग में जब हम उसे जोड़ते थे तो उसमें डिफ्लेक्शन लेयर एक होती है जो मौजूद हो जाती है, जिसके कारण एन टाइप के चालक और पी टाइप के चालक में से इलेक्ट्रॉन का आना जाना बंद हो जाता है और बीच में एक लेयर तैयार हो जाती है जिसका नाम डिफ्लेक्शन लेयर होता है और वहाँ पर फिर करंट जाना बंद हो जाती है, जिसके कारण से ये जो पी और एन टाइप से मिली जुली जो भी हमारे पास जंक्शन है या हम कह सकते हैं पी एन टाइप डायोड, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। एन टाइप में पॉजिटिव हो जाती है, पी टाइप में नेगेटिव हो जाता है और उससे हम क्या करते हैं एक रिवर्स बाइस में जोड़ते हैं। रिवर्स बाइस का मतलब ये होता है कि एन टाइप का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो जब हम इसमें डोपिंग बहुत कम किया करते थे तो क्या होता था कि रिवर्स बाइसिंग में होने से ये यहाँ से जब हम बैटरी से जब जोड़ते थे और इलेक्ट्रिक करंट को जब भेजते थे तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ाने से क्या होता था कि इसके एटम के अंदर में अशुद्धियाँ कम होने के कारण से इसके अंदर में हीट ज़्यादा बन जाती थी। और हीट बनने का मतलब ये होता था कि हीट इक्वल टू होता है हमारे पास I²RT। ये हमारे पास पहले से इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब करंट जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये खींचता था तो करंट बढ़ने के कारण से हीट ज़्यादा स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाती थी और ये खराब हो जाता था। तो इसके लिए हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि रिवर्स बाइसिंग की पी और एन जंक्शन वाले जो टाइप हमारे पास डायोड है उसको बिना खराब होते हुए और हम वोल्टेज को नियत रखते हुए हम करंट को बढ़ाना चाहते थे। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सी जेनर। उन्होंने रिवर्स बाइसिंग वाले पीएन जंक्शन वाले डायोड को उन्होंने रिवर्स बाइसिंग में जोड़ करके उन्होंने केवल ये किया कि उनके अंदर डोपिंग की जो प्रवृत्ति थी, डोपिंग का जो कंडीशन था, संरचना था, उसमें उनकी मात्रा उसका अधिक कर दिया गया। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि जेनर डायोड होती क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो सिंपल ये परिभाषा है कि एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज को रेगुलेट करती है, यानी उसे बढ़ने नहीं देती, कंट्रोल अपने पास करती है, लेकिन उसके साथ साथ वोल्टेज को कंट्रोल करके नियत रख करके करंट को बढ़ा देना, ये सबसे बड़ी बात थी जेनर डायोड का। तो जेनर डायोड की परिभाषा हमने यहाँ लिखा है सिंपली, वो आगे चल करके आपको हम बताएंगे कि इसमें और भी क्या खूबी है। तो जेनर डायोड एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज को नियत रखकर धारा के परिमाण में वृद्धि करती है। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक वोल्टेज नियंत्रण युक्ति है जो वोल्टेज को बढ़ने नहीं देती, एक पर्टिकुलर वोल्टेज, एक नियत वोल्टेज पर रख कर ही और करंट को क्या करती है, बढ़ाती है। तो आखिर ये बनती कैसे है, जो हमने अभी आपको बात बताई वो वही वाली बात हमने यहाँ भी लिखी है बनावट के स्ट्रक्चर पे कि इसे पीएन संधि डायोड द्वारा बनाई जाती है, लेकिन इसकी संरचना में अत्यधिक डोपिंग करके इसका निर्माण किया जाता है। डोपिंग का मतलब आप पहले से जानते हैं कि क्या चीज होती है, उस विषय में हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते। और दूसरी बात है कि जेनर डायोड को बनाने के लिए हम किस बाइस का उपयोग करते हैं, किस तरह का बाइस का, यानी कि फॉरवर्ड बाइस का यूज करके जेनर डायोड का निर्माण करेंगे यानी रिवर्स बाइस में। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि जेनर डायोड
को व्यवस्थित करने के लिए या निर्मित करने के लिए किस बायस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है रिवर्स बायस का उपयोग किया जाता है। रिवर्स बायस में जोड़ करके जेनर डायोड का उपयोग करके बनाई जाती है। इसमें होती क्या है, अब आपको उस तरीके से हम बताते हैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के, जिससे आप इस बात को समझ सकते हैं। जैसे हमें पता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जिसे कहते हैं आंतरिक विभवांतर भी हम लोग कहते हैं। तो एक्चुअली में जो हमारे पास यहाँ से जो वोल्टेज आती है, तो यहाँ पर जाने के बाद वो सारी के सारे वोल्टेज यूज नहीं कर पाते। तो ये हमारे पास सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जेनर डायोड काम कैसे करता है। सपोज मान लीजिए कि वोल्टेज जो हमारे पास जो ईएमएफ वोल्टेज होती है वो होती है ई, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, ये वोल्टेज हमारी होती है और कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस के साथ जो इसमें से जो करंट जाती है, तो इसे हम माइनस अगर करते तो ये बाहर की टर्मिनल वोल्टेज हो जाती है। इसे हम कहते हैं बाहरी टर्मिनल वोल्टेज, और ई जो होती है वो आंतरिक वोल्टेज होती है। तो जो भी वोल्टेज हम यहाँ पर से दे रहे हैं वो क्या होती है, इसके रीजन से वोल्टेज को अगर हम यहाँ बढ़ाते जाएं, आंतरिक वोल्टेज को, इसको हम कह सकते हैं ई जो हमारा है ये अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज। मैं फिर इसे मिटा दूंगा, आप इसे रोक करके वीडियो को देख लीजिएगा। और ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज। अब अप्लाइड वोल्टेज जो हम यहाँ से दे रहे हैं और इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस इसका फिक्स होगा, क्योंकि हमने डायोड को चेंज भी नहीं किया है और जो भी हमने एलिमेंट्स लिए उसको भी हमने चेंज नहीं किया, तो रेजिस्टेंस फिक्स है। तो सपोज मान लीजिए इस फॉर्मूले के बेसिस पर अगर हम ऐसा सोचते हैं जैसा हमारी ग्राफ चाहती है, ये हमारा ग्राफ किसका है, तो आंसर है ये ग्राफ हमारा रिवर्स बायस की ग्राफ है, रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में हम लोग पहले ये सब जान चुके थे कि रिवर्स बायस में जोड़ने पर क्या होता है, डिफ्लेक्शन लेयर बहुत ज्यादा हो जाती है और जिसके कारण से करंट जो होती है, अर्थात इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाना बंद हो जाता है। इसका मेन रीजन ये है कि इन दोनों के बीच में ये जो हमारे पास एरिया है इसका नाम है डिफ्लेक्शन लेयर। डिफ्लेक्शन लेयर, ये लेयर क्या काम करती है, तो आंसर है ये लेयर इधर से यहाँ वाली इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से ये रोक देती है, क्योंकि ये दूरी बढ़ जाती है। इसका रीजन ये है कि जब हमारे पास पी और एन टाइप थी, तो इसके अंदर जब हमने डॉपिंग थोड़ा ज्यादा कर दिया तो इसके लेयर में शुरुआती दौर में इसके कुछ एटम्स थे और इसके नजदीक के इलेक्ट्रॉन्स को इसने खींच लिया और खींच करके बीच में एक एटम तैयार कर दिया, परमाणु, ठीक है। अब वो एटम के हो जाने से क्या होता है कि ये जो प्लस है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है और इलेक्ट्रिक फील्ड से इसमें वाले से इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेता है। कब तक ये खींचते रहेगी, तो हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव की प्रवणता का फॉर्मूला पहले से जानते हैं, dV/dx। x बोले तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से जाना बंद कर देगा। तो शुरुआती दौर में जब हम लोगों ने पीएन टाइप की जो संधि बनाई थी, जंक्शन बनाई थी, उसमें हम लोगों ने इसमें अशुद्धियों को बहुत कम मिलाया था, जिसके कारण शुरुआती दौर में ये दोनों आपस में एक साथ जब ज्वाइन करते थे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इलेक्ट्रॉन, बहुत कम इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित हो जाते थे, जिसके कारण ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब क्या हुआ कि जब ये लेयर धीरे धीरे जब बढ़ता गया तो लेयर बढ़ने का मीनिंग ये हुआ कि इसके अंदर में एटम हो गया, और एटम से इलेक्ट्रॉन को खींचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, जेनर साहब ने सोचा कि क्यों ना ऐसा काम करते हैं कि इस डायोड के अंदर में जो हमारे पास पीएन डायोड है उसमें हम डोपिंग की मात्रा अगर हम बढ़ा दें तो उससे ये तो हमारे पास होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी यहाँ पर कम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बन जाएगी।
लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक डोपिंग बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज्यादा होगा, लेकिन कुछ समय के लिए होगा और ये लेयर और बढ़ जाएगा, और लेयर बढ़ जाने से फिर इधर वाले इलेक्ट्रॉन को इधर आना, या सॉरी इधर वाले इलेक्ट्रॉन को इधर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एक चीज हम लोगों ने किया कि हम लोगों ने इसमें क्या किया कि रिवर्स बायसिंग में हमने बैटरी को जोड़ा और उसमें हमने कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज को ज्यादा या कम करने के लिए हमने एक मशीन युक्ति लगाई है, ठीक है। अब ये हमारा क्या काम करेगा कि जैसे ही हमने इसमें प्लस बायसी लगाया, और सॉरी प्लस टर्मिनल और इसमें माइनस, जैसे ही इसमें लगाया, होल्स के अंदर में कुछ एटम्स है, होल्स के पास क्या है, टेंसर है, होल्स के पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव को ये क्या करेगा, टेंसर है, नेगेटिव को ये पुश करेगा। इसमें कुछ पॉजिटिव है, पॉजिटिव को भी पुश करेगा। पुश करने से क्या होगी, वोल्टेज जैसे बढ़ाएंगे ये धीरे धीरे डिफ्लेक्शन लेयर कम होगा, अर्थात ये जो हमारा dx है इसकी वैल्यू कम होते जाएगी, और dx की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा हो गया, अर्थात यहाँ पर जो पहले 4 लाइनें हैं, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की संख्या बहुत ज्यादा घनी हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा होगा कि शुरुआत में क्या हो रहा था, धीरे धीरे हम लोगों ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रही थी, इलेक्ट्रॉन गया, वोल्टेज क्या हो रही थी, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रही थी, लेकिन करंट बहुत कम थी, नहीं के बराबर बढ़ रही थी, यानी नेग्लिजिबल है। पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, इसलिए ज्यादा आपको इसमें तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ क्या है कि कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद जैसे ही हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आते हैं, और उस वोल्टेज पे आने के बाद हम क्या देखते हैं, करंट तुरंत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरा बात हमने क्या किया कि फिर से हमने वोल्टेज को और बढ़ाया, फिर देखते हैं वोल्टेज वही का वही है, लेकिन करंट और बढ़ रही है। तो इस तरह की कंडीशन जब हम लोगों ने देखी, तो हम लोगों के लिए ये युक्ति बड़ा कामयाब युक्ति है, जो बहुत सारे चीजों में हम इसका उपयोग कर सकते थे, ठीक है। किस तरह का उपयोग, तो इसका सिंपल आंसर है, वोल्टेज को ना बढ़ाते हुए करंट हमारा बढ़ते रहे और हमारी सिस्टम चालू रहे, सिंपल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इसको बेसिकली पहले समझिए। सपोज मानिए कि हम लोगों ने 5 वोल्ट की आंतरिक वोल्टेज दिया। सपोज मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस 1 है, आर की वैल्यू हमने 1 मान ली, और 5 वोल्ट की करंट में हमारे पास सपोज कि ऐसा कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे इसको फिर से हम लिखते हैं V = E माइनस I × R, ये हमारे पास इक्वेशन है। V की वैल्यू हमने क्या रखा, E की वैल्यू हमने रखा 10 वोल्ट हमने दिया आंतरिक अप्लाइड वोल्टेज जो हमारी बैटरी से जाएगी। वहां पर करंट हमारे पास कितना मिला, शुरुआत में सपोज मान लिए ये वोल्टेज 10 देते हैं, और ये 10 देने के बावजूद भी इसमें कोई करंट नहीं आती, यानी कहने का मतलब है इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन इसमें जाता नहीं, या तो समझ सकते हैं इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन को इसमें से खींच नहीं पा रहा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इलेक्ट्रॉन गमन करती है, विपरीत दिशा में। तो करंट का फ्लक्चुएशन हमेशा किधर से किधर होगा, माइनस से प्लस की तरफ, इधर से करंट ऐसे चलेगी, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चलना ही क्या होता है, करंट होती है। तो हम ये करंट के बारे में बता रहे हैं। सपोज मान लीजिए 10 वोल्ट पे हमने इसकी वोल्टता दी, अप्लाइड वोल्टता, और यहाँ पर हमको करंट अभी भी मिला 0, और अभी भी हमारा इसका रेजिस्टेंस है 1, तो हमको करंट अभी भी कितना मिला, 10 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, करंट कितना अभी है 0, वोल्टेज कितना मिला है 10। हमने वोल्टेज को अपना और बढ़ाया, बढ़ाने पर हमने इसको कर दिया 15 वोल्ट। 15 वोल्ट पे क्या देखते हैं कि इसमें अचानक 0 से 5 एम्पियर की करंट आ जाती है, अचानक 0 to 5, ठीक है। लेकिन अभी भी इसकी वोल्टता देखिए, ये V कौन है, टर्मिनल यानी बाहर का वोल्टेज। तो बाहर का वोल्टेज हमारा हमेशा कितना मिल रहा है 10। फिर से हमने यहाँ अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाया, 15 से हमने कर दिया 20। तो हम क्या देखते हैं, ये वाली वैल्यू हमारी करंट 15 एम्पियर आ जाती है, रेजिस्टेंस हमारा वही है, सॉरी 10 वोल्ट 10 एम्पियर, और फिर भी ये 10 वोल्ट आ जा रही है।
और इस तरीके से हम इसको क्या देखते जाते हैं कि जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं, एक चीज तो हमको ये बात पता चल रही है कि इसमें जो हमारा ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज और ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज हमारा अभी भी 10 वोल्ट ही है, लेकिन यानी जो बाहर हम इसका यूज करेंगे, लेकिन अंदर में करंट हम करंट यूज कर रहे हैं वो कितना हो रहा है, 5 से 10 से 15। तो ये चीज जो हम देख रहे हैं कि वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज हमारा वही का वही रहे और करंट हमारा अचानक क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही। अर्थात इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज आएगी, अर्थात जब हमारे पास ये वाली सिस्टम है और जब हम इसकी डोपिंग ज्यादा कर दिए, हमने इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन ये इधर से इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पा रहा। नहीं खींच पाने का रीजन क्या है, डिफ्लेक्शन लेयर। डिफ्लेक्शन लेयर को कम करने के लिए हमने बाहर से ये ईएमएफ लगा दिया और ये ईएमएफ क्या काम करती है, इससे अत्यधिक एनर्जी यहां से भेजती है। तो जैसे ही ये प्लस यहां पर जाती है, जाने के बाद इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड देना शुरू कर देती है। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम हल्का हल्का इलेक्ट्रिक, हम यहाँ से अपने वोल्टेज को कम, पहले बहुत कम थी उस समय हम क्या देखें, ये डिफ्लेक्शन लेयर और बढ़ा लेकिन इधर से किसी को खींच नहीं पा रहा, अर्थात ये नेग्लिजिबल है, कोई करंट नहीं, 0 0 0 0 0 जो मानना है मान लीजिए, ठीक है, ये बहुत कम है। लेकिन क्या देखते हैं कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज जैसे ही आती है और वो वोल्टेज हमारे क्या है, आंसर है कि जैसे ही हमारे पास ये 10 वोल्ट हमने दिया था जरूर, लेकिन करंट मेरा अभी भी कितना बताया, 0, 11 में गया 0, 12 में गया 0, 13 में गया 0, 14 में, जैसे ही 15 आती है, ये 15 पे ही ये करंट 2.5 से 5 एम्पियर बढ़ जाती है। कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रही है, विपरीत दिशा में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये विपरीत दिशा में करंट जाती है। अब फिर से हमने वोल्टेज बढ़ाया, 15 से हमने इसको कर दिया 20, कौन सा, ईएमएफ का। जैसे ही हमने 20 किया इसको, 15, 16, 17, 18, 19, जैसे ही इसको हमने 20 पर लेके आया, जैसे ही ये 20 आता है, 20 पर आने के बाद ये तुरंत इसकी करंट हो जाती है 10 और ये पट से ये चली आती है फिर कितना, सॉरी 10 वोल्ट, ठीक है, सॉरी 10 वोल्ट पे हमको मिला इतना, अभी भी 10 वोल्ट पर मिल रही है, हम 15 वोल्ट दे रहे हैं यहां से, लेकिन हमको बाहरी टर्मिनल में 10 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन करंट हमको कितना मिल गया, 5 एम्पियर। फिर हमने इसको 15 से 20 इसको किया, लेकिन फिर भी हमको ये वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो हमारी टर्मिनल वोल्टेज फिर से 10 पर आ जाती है, लेकिन करंट हमको कितना देना शुरू कर देती है, 10 एम्पियर। ये खासियत है ज़ीनर डायोड की। तो ज़ीनर डायोड हमारे लिए एक ऐसी युक्ति है जिसे हम रिवर्स बायस से हम उसका बनाते हैं। दूसरी, उसमें डॉपिंग की हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, और उसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अत्यधिक बनना, और दूसरा अत्यधिक यहाँ से, जैसे ही हम यहाँ से ईएमएफ को, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से डिफ्लेक्शन लेयर भले ज़्यादा हो जाए, लेकिन डिफ्लेक्शन लेयर हमारा और भी कम हो जाएगा, और कम होने से इधर वाले के इलेक्ट्रॉन को ये डायरेक्टली खींचना शुरू करेगी। लेकिन उसके लिए क्या है कि एक निश्चित वोल्टता के बाद ये सिस्टम आएगा, एक निश्चित वोल्टता के बाद धारा के मान में उल्टी होने लगती। अच्छा, इसके अलावे हम इसको कैसे इस तरीके से समझे कि करंट बढ़ रही है, तो सिंपल बात है, हमें यह बात मालूम है कि करंट जो होती है उसके जो फॉर्मूले होते हैं उससे हम पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं, तो उसकी फॉर्मूले जो होता है वो होता है NE ABT। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, वोल्टेज ये नहीं है, एरिया क्रॉस सेक्शन है। तो ये सारे चीज हमारे लिए कांस्टेंट है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले जब हमने यहाँ पर वोल्टेज ईएमएफ बढ़ाया तो 15 था, तो ये 5 एम्पियर, यानी यहाँ ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को खींचा, और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बहुत उससे भी अधिक इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा।
तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बढ़ने से ही करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है, जबकि टर्मिनल जो वोल्टेज हमारा है वो नहीं बढ़ रहा। तो इस तरह की युक्ति का जब हम यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक नियत वोल्टता रखने के बावजूद भी हम करंट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और ये चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस क्या आते हैं कि जेनर डायोड है क्या, तो सिंपल आप लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं कि जेनर डायोड एक वोल्टेज नियंत्रक एक युक्ति है। उससे अगर अधिक लिखना है आपको 2 नंबर में या 3 नंबर में आते हैं तो आप इन सारी बातों को आप लिख सकते हैं। आप इनमें से 1 नंबर के क्वेश्चन में कुछ बातों को ध्यान रखिए कि जेनर डायोड जो बनती है उसमें डॉपिंग सबसे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, रिवर्स बाइसिंग में ही जोड़ करके जेनर डायोड को निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास ध्यान रखना है क्या कि इसमें एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, एक निश्चित वोल्टता के बाद ही धारा के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। और इसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है जो हम यहाँ पे नीचे में लिख दे रहे हैं। ये आप नोट में याद रखिएगा। इसे नोट में ये चीज याद रखिएगा कि आखिर इसमें से हम लोगों ने किया क्या। हम लोगों ने इसमें रूल्स हमारे पास क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, ये मैं अभी कुछ देरी के बाद अभी बताऊंगा, लेकिन पहले इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें सबसे पहले क्या है कि हम लोग इसको सबसे पहले जेनर डायोड को हम लोग रिवर्स बाइसिंग में, ऐसे पहले मैं लिख दिया हूं, रिवर्स बाइस में जोड़ कर निर्मित किया जाता है। निर्मित किया जाता है। दूसरा, इसकी और खासियत क्या है, तो आंसर इसकी दूसरी खासियत है कि वोल्टेज को रेगुलेट करता है, रेगुलेट बोले तो नियत रख सकता है, नियत रखता है। तीसरा, आप ये कर सकते हैं कि यह हमारे अनुसार से हम ये इस युक्ति को तैयार करने के लिए हम पहले से ये सोचते हैं कि हमको इसमें कितनी वोल्टता के बाद हमको करंट चाहिए, यानी हम अपनी मनमर्जी से ये वाली चीज को अपने कंस्ट्रक्शन को चेंज करके, ड्रॉपिंग को चेंज करके, ये वैल्यूएशन को चेंज कर लेना चाहते हैं कि हम 15 वोल्ट का फिक्स वैल्यू रखना चाहते हैं या 20 वोल्ट का रखना चाहते हैं, हमारी चॉइस है। हम जितना चाहेंगे उस तरह का हम जेनर डायोड का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात ये हो गया कि जेनर डायोड की निश्चित वोल्टता निर्माण के लिए हम अपने अनुसार